सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि जो अभी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं फाइल हो गई हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा पीआईएल फाइल हो गई है। और पीआईएल कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है, मोहम्मद जावेद ने किया है, ओवैसी साहब ने किया है, अरशद मदनी जी ने किया है, अमानुल्लाह खान ने किया है। ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा पीआईएल फाइल हुई हैं। और कल सिब्बल साहब और सिंघवी साहब ने सीजेआई साहब से रिक्वेस्ट किया कि इन पे तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है। तो हो सकता है 2-3-4 दिनों में इस पर सुनवाई हो जाए। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो फाइल होती रहती है, मैं भी करता रहता हूं, तो फिर ये परीक्षा की घड़ी कैसे है? परीक्षा की घड़ी ऐसे है कि ये 1995 वाले कानून को जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था उस समय सीजेआई थे चंचूड़ साहब, उनके साथ बैठे थे जस्टिस सूर्यकांत, वो अभी कुछ दिनों के बाद वो भी सीजेआई बन जाएंगे। उस समय चंचूड़ साहब ने हमसे कहा था कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? हाई कोर्ट भी जा सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले ये एस्टेब्लिश करिए कि इस कानून के कारण आपको क्या नुकसान हो रहा है, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। तो मैंने कहा साहब जब अगर पर्सनल नुकसान हो तो फिर पीआईएल किस बात की? पीआईएल का तो मतलब ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन थोड़ी है, कोई हमारी खुद की जमीन थोड़ी गई। हमारी जमीन अगर कब्जा होती तो मैं हाई कोर्ट जाता, कहीं और जाता। चूंकि ये कानून पूरे देश का है, संसद का बनाया हुआ है और पूरे देश में जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि देश भर में वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीनें कब्जा किया है। हालांकि उस समय मेरे पास जो लिस्ट थी वो 10 लाख एकड़ की थी। हमें यही पता था कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। और अभी जब ये कानून बदल रहा था तब पता चला कि नहीं ये तो 40 लाख एकड़ हो चुका है। तो हमारे पास जितनी जानकारी थी उस समय, वो जानकारी मैंने एक नोट्स बना के कोर्ट के सामने रखना चाहा तो चंचूड़ साहब ने मुझे वो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने कहा नॉट ए सिंगल वर्ड मिस्टर उपाध्याय, एक शब्द आप नहीं बोल सकते, हम नहीं सुनेंगे आपको। अंत में मैंने मजबूर होकर अपनी पीआईएल वापस लिया और मैं फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया। अगले ही सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, सरकार को नोटिस जारी हुआ। उसके बाद देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल होना शुरू हुई। कुल मिला के 120 पीआईएल इस समय पूरे देश में अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही है। और उसके बाद फिर सरकार संशोधन लाई, जेपीसी बना, आगे क्या क्या हुआ आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि मैंने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था और इस समय ओवैसी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद साहब ने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया। मैंने 1995 वाले को चैलेंज किया था। इस समय इन लोगों ने जो 1995 वाले में संशोधन हुआ है उसको चैलेंज किया है, लेकिन बात वही है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल हमसे पूछा था वही सवाल मोहम्मद जावेद, असउद्दीन ओवैसी, अमानुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के वकीलों से पूछेगी क्या? क्योंकि सवाल हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो ये सवाल तो पूछना चाहिए जावेद साहब से, ओवैसी साहब से, अमानुल्लाह खान, अरशद मदनी से कि आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन को सरकार ने अब तक ले लिया। पहले तो ये पूछना चाहिए ओवैसी जी से, मदनी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी से कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है, पहले तो ये बता दो। और जो आपके पूर्वजों ने जमीन वक्फ किया है उसमें से कितनी जमीन नए कानून के बाद सरकार ने कब्जा कर लिया। सवाल यह भी होना चाहिए कि क्या सांसद संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है क्या? क्योंकि सांसद संविधान की शपथ लेता है और वो कहता है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा और संविधान के अनुसार पार्लियामेंट में कानून बना। तो क्या सांसद को पीआईएल फाइल करने का अधिकार है क्या सुप्रीम कोर्ट में? और दूसरा, क्या सांसद को वकालत करने का अधिकार है क्या? क्योंकि सिब्बल साहब भी वकील हैं और सिंघवी साहब भी वकील हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक कांस्टेबल भी अपनी नौकरी के दौरान दूसरा काम नहीं कर सकता, चाहे वो थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो या कप्तान हो। अरे बाकी तो छोड़ो, लॉ कॉलेज का प्रोफेसर भी जब तक नौकरी में है दूसरा काम नहीं कर सकता। जब तक उसको वेतन सरकार से मिल रहा दूसरा काम नहीं कर सकता। इवन टीचर को भी प्राइवेट कोचिंग खोलने का अधिकार नहीं, जबकि जो स्कूल है वो तो 5-6 घंटे ही चलता है।
फिर भी सरकार ने नियम बना रखा है कि नहीं, जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो कोचिंग नहीं चला सकता, सरकारी डॉक्टर अपनी क्लिनिक नहीं चला सकता, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, ये नियम है। तो फिर सांसद और विधायक जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए, जब तक वो सांसद हैं, जब तक वो विधायक हैं, जब तक वो वेतन ले रहे हैं, जब तक वो भत्ता ले रहे हैं, जब तक सरकारी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, क्या उनको कोई भी दूसरा काम करने की छूट मिलनी चाहिए? क्या उनको वकालत करने की छूट मिलनी चाहिए? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सवाल एक बात यह भी है कि क्या जैसे हमसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, क्या यही सवाल अब सिब्बल साहब से, सिंघवी साहब से पूछा जाएगा? तो क्या यही सवाल इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, अरशद मदनी, ओवैसी साहब से पूछा जाएगा? और अब तो ज्यादा पूछना बनता है, इसलिए पूछना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर किसी मामले पे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो कायदे से वो मैटर पहले हाई कोर्ट चलना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। जब 120 PIL फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग देश के हाई कोर्ट में, तो मैंने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया था और वो ट्रांसफर पिटीशन भी जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच में लगी थी। तब उस समय जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा था कि काम करिए, पहले किसी एक हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है। अभी ट्रांसफर पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब तो देश भर में 120 PIL फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, हैदराबाद में भी पेंडिंग है, मुंबई में भी पेंडिंग है। सारी ऐसी देश की कोई हाई कोर्ट नहीं है जहां 1-2 PIL पेंडिंग नहीं है वक्फ एक्ट के खिलाफ। और नए वाले जो आ रहे हैं ये भी वक्फ एक्ट के खिलाफ आ रहे हैं। बस हम पुराने वाले कांग्रेस वाले जो कानून था 1995 का, हमने उसको चैलेंज किया, ये लोग जो अभी नया वाला संशोधन है उसको चैलेंज किया। तो अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को, ओवैसी साहब को, इमरान प्रतापगढ़ी को, मोहम्मद जावेद को, मदनी साहब को, ये कहती है कि काम करो, अपने हाई कोर्ट जाओ, वहां पहले से ही मामला पेंडिंग है, वहीं जाके पहले अपनी बहस करो, और जब किसी हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड मेरे लिए था वही स्टैंड ओवैसी, मदनी, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए रहेगा? क्या जब मेरे जैसा एक छोटा सा वकील बहस कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का वही स्टैंड जब सिब्बल साहब बहस करेंगे, सिंघवी साहब बहस करेंगे, तब भी वही रहेगा? देखना है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि ये वक्फ जो है प्रॉपर्टी, ये हो क्या रहा है? लॉजिक क्या दी जा रही है कि जो मुगलों की प्रॉपर्टी थी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जहां तक भगवान श्री राम ने राज किया था वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्योंकि जहां तक भगवान श्री राम ने राज किया था उसमें अब तक 25 देश बन चुके हैं, तो उन फिर 25 देशों की पूरी प्रॉपर्टी हिंदुओं की होनी चाहिए। क्या जहां तक भगवान भरत ने राज किया था वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्या जहां तक राजा युधिष्ठिर ने राज किया वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्या जहां तक चंद्रगुप्त ने राज किया वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की है क्या? क्या जहां तक सम्राट अशोक ने राज्य किया क्या वो सारी प्रॉपर्टी सनातनियों की है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर राजा के हिसाब से फॉर्मूला चलेगा फिर तो मुगलों से शुरू क्यों करना चाहिए, थोड़ा मुगलों के पीछे शुरू करना चाहिए। और जहां पे युधिष्ठिर ने राज किया, भरत जी ने राज किया, भगवान श्री राम ने राज किया, चंद्रगुप्त ने राज किया, अशोक ने राज किया, वहां तो 25 देश बन चुके हैं, फिर तो 25 के 25 देश पूरा हिंदुओं के होने चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की होनी चाहिए। भाई पिछले 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए और 7 टुकड़े तो 1857 के बाद हुआ है, यानी पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए। तो कायदे से चाहे ये म्यांमार हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सारी प्रॉपर्टी फिर तो हिंदुओं की होनी चाहिए अगर राजा के हिसाब से चल रहा है। और अगर नहीं, फार्मूला एक है, तो फिर मुगलों की जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? और जब मुगलों की जमीन वक्फ नहीं हो सकती तो मुगलों के नवाबों, मुगलों के निज़ामों, मुगलों के जागीरदारों, मुगलों के जमींदारों, मुगलों के तीमारदारों, मुगलों के रजाकारों की जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? भाई बड़ी सीधी सी बात है, शासन बदलता है तो जमीन ट्रांसफर हो जाती है। यानी जब तक मुगल थे, मुगल राज कर रहे थे, उसके बाद अंग्रेज आए, सारी जमीन का मालिकाना हक अंग्रेजों को ट्रांसफर हो गया। अंग्रेजों को ट्रांसफर हो गया, 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1950 में संविधान लागू हो गया, सारी की सारी जमीन भारत सरकार को ट्रांसफर हो गई। कल को फिर तो अंग्रेज बोलेंगे कि अंग्रेजों का जहां जहां राज था कॉमनवेल्थ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां वहां जहां जहां था, फिर तो अंग्रेज बोलेंगे सारी जमीन चर्च की है भैया, क्योंकि राज हमारा था, सारी जमीन क्रिश्चियंस की हो गई। ऐसे नहीं चलता।
एक बात और, जो हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश से छोड़ के भारत आए, उनकी जमीन तो वहां की सरकार की हो गई, वहां के बासिंदों की हो गई, वहां के लोगों ने ले लिया। तो फिर जो जमीन भारत के मुस्लिम छोड़ के गए, भाई जब बंटवारा हुआ 47 में, तो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और भारत से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए। तो जब वहां से जो लोग छोड़ के आए, सिंध से, लाहौर से, ननकाना साहब से, बाकी जगहों से, वो जमीन हिंदुओं की नहीं है, वो जमीन मंदिरों की नहीं है, तो यहां जो लोग छोड़ के गए थे, चाहे परवेज मुशर्रफ गए या जो भी गए, उनकी जमीन वक्फ की कैसे हो सकती है? फिर तो वो जमीन या तो मंदिरों की होनी चाहिए, या तो उनके पड़ोसियों की होनी चाहिए, या तो सरकार की होनी चाहिए। एक बात और, 1950 में टोटल वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़, यानी 500 साल के मुगलों के शासन और 200 साल के अंग्रेजों के शासन, कुल 700 साल के शासन में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। अब आज के समय में वक्फ प्रॉपर्टी है लगभग 40 लाख एकड़। इसके पहले की वीडियोस मैंने 10 लाख एकड़ बोला है, लेकिन वो मेरी भूल थी, क्योंकि हमें 10 लाख एकड़ की ही जानकारी थी। ये 40 लाख एकड़ की जानकारी अभी मुझे हुई है, जब ये वक्फ कानून बदला जा रहा था, तब गृह मंत्री जी ने बताया कि 39 लाख एकड़, और जो उन्होंने 39 लाख एकड़ बताया है, उसमें केरल और बंगाल का डाटा नहीं है। तो अगर केरल और बंगाल का डाटा आ जाएगा तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 लाख एकड़ और बढ़ जाएगा, यानी 40 लाख एकड़। और वैसे भी जब 1950 के पहले तक की जमीन थी, उसके पहले भी कानून चल रहे थे। ये सिविल प्रोसीजर कोड तो 1858 में बन गया था, तो अगर जिन लोगों को वक्फ करना था, जमीन दान करना था, वो सिविल प्रोसीजर कोड का पालन करते। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बन गया था, तो जिन लोगों को अगर वास्तव में दान करना था, हिंदू दान करते थे, तो अपनी ज़मीन 1860 वाले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर कराते थे। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1920 में बन गया, तो जिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने कुछ दान करना था, तो उन्होंने यहाँ रजिस्टर कराया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब लोगों ने अपनी ज़मीन को ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, ये 1920 वाले में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 वाले में रजिस्ट्रेशन कराया, सिविल प्रोसीजर कोड 1858 का था, इसको फॉलो किया। तो मुस्लिम्स ने क्यों नहीं किया? सब अंग्रेज़ों का कानून फॉलो कर रहे थे, मुस्लिम्स क्यों नहीं कर रहे थे? चलो मान लेते हैं भाई, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं थे। लेकिन 1950 के बाद तो संविधान लागू हो गया, और संविधान लागू हो गया उसके बाद तो मुंह ज़बानी कोई भी चीज़ होती नहीं थी, कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होती थी, हर चीज़ लिखित में होती थी। तो जब 1950 के पहले की 50,000 एकड़ ज़मीन बाहर निकाल भी दे, चलो मान लेते हैं भैया ठीक है, तो जो बाद में 39.5 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ गई, वो तो बाकायदा कागज़ दिखा के हुई होगी, बाकायदा रजिस्टर करा के हुई होगी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था, नियम कानून बन चुका था, सबको जो कुछ भी दान करना था बाकायदा रजिस्टर में करना था, लिखित में करना था, गवाहों के साथ करना था। फिर मौखिक में क्या हो गया? इसलिए मेरा मानना है अब समय आ चुका है, इन विषयों पे चर्चा हो, गंभीरता के साथ चर्चा हो। और इसलिए मैं कहता हूँ वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं होना चाहिए, वक्फ एक्ट पूरा का पूरा ख़त्म होना चाहिए। 1 नेशन 1 चैरिटी कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 एंडाउमेंट कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान मजहब के आधार पर कोई नियम कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता। एक बार वक्फ बोर्ड तो फिर भी बन सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल तो मजहब के आधार पर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट का काम करता है और कोर्ट मजहब के आधार पर नहीं होती है। भारत में 20 ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, सेल टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, बहुत ट्रिब्यूनल है, एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। फिर वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? ख़त्म होना चाहिए। संविधान मजहब के आधार पर, और ज़मीन का फैसला हमेशा रेवेन्यू कोर्ट करती है, सबके ज़मीन का फैसला रेवेन्यू कोर्ट में हो रहा है, तो फिर मुगलों के ज़मीन का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों होगा? मेरा मानना है इस पे गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। और वैसे भी एक तरफ तो कहते हैं मुस्लिम गरीब है, मुस्लिम गरीब है, फिर दान कर किसने दिया? ओवैसी साहब बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया, मदनी साहब बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया, इमरान प्रतापगढ़ी बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया, मोहम्मद जावेद बता नहीं रहे उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया, बुखारी बता नहीं रहे उनके पूर्वजों ने कितना वक्फ किया। वैसे बुखारी साहब बुखारा से आए थे, तो उनको तो वक्फ का अधिकार ही नहीं, यहाँ की 1 इंच ज़मीन पर उनका मालिकाना हक नहीं। मदनी साहब मदीना से आए थे, इसलिए भारत की 1 इंच ज़मीन पर उनका अधिकार नहीं बनता। ओवैसी साहब वगैरह सब विदेश से आए, इसलिए यहाँ की 1 इंच ज़मीन पर उनका हक बनता ही नहीं है। और जिनका बनता भी है तो उनको कागज़ तो दिखाना चाहिए। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों को भेजिए, विधायकों को भेजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई नेता है, अभिनेता है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, कलमकार है, उसको ये वीडियो भेजिए। अगर आप किसी जज साहब को जानते हैं, वो ये वीडियो उन तक भी भेजिए, क्योंकि मामला अब परीक्षा की घड़ी की है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड हमारे जैसे एक छोटे से वकील के लिया, क्या वही स्टैंड सिब्बल और सिंघवी साहब जैसे बड़े वकीलों के लिए भी होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड हमारे लिए लिया, क्या वही स्टैंड ओवैसी के लिए, मोहम्मद जावेद के लिए, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए भी लेती है? अब ये देखना है। बहुत जल्दी सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।